गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम ऑप्टिकल रोटेटरी डाइक्रोइज्म और सर्कुलर डाइक्रोइज्म जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओआरडी और सीडी ये दो टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इन दो टेक्निक्स में क्या है जो हम एनालाइज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ओआरडी और सीडी, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन और सर्कुलर डाइक्रोइज्म, ये दोनों जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पर बेस्ड हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही टाइप हैं सीडी एंड ओआरडी, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई न कोई लाइट जो है वो सैंपल सॉल्यूशन पर डाली जाएगी और वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी सैंपल में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनके द्वारा, और उसी एब्जॉर्बेंस के आधार पर हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे सैंपल मॉलिक्यूल जो है उनका। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं सीडी या ओआरडी टेक्निक काम में लेने वाला हूं तो मेरा जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल जो है वो हमारा होना चाहिए और हम यहाँ पर सॉल्यूशन काम में लेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल का सॉल्यूशन एज अ सैंपल काम में लिया जाएगा और उसका एनालिसिस जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लाइट वेव्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में एक बार पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लाइट वेव्स जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में एक बार अपन देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जो लाइट वेव है वो लाइट वेव जैसा कि यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है, लाइट वेव जो है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कंपोनेंट है जो यहाँ पर ये शो हो रहा है, और इसके परपेंडिकुलर जो है वो येलो कलर में यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट है। तो ये वेव जो है ये वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे, हम जो भी एनालाइज करेंगे, हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है इस लाइट वेव का उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है यहाँ पर उसकी मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इसमें ये एरो के निशान जो दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है। ये वेव आगे इस दिशा में बढ़ रही है। अब अगर मैं इसको आगे फ्रंट से देखता हूं तो फ्रंट से देखने पर मुझे क्या दिखाई देगा कि इसके जो वेव है उसका ऑसिलेशन जो है वो मुझे इस तरह से ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर मैं आगे से देखता हूं तो ये वेव मुझे सिर्फ ऊपर नीचे इस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी एक ही दिशा में। तो ये एरो जो है ये बेसिकली शो कर रहा है ये एम्पलीट्यूड को, कि ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। ये यहाँ से सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ ये जो डिस्टेंस है ये इस लाइट वेव की के एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। और हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है उसी के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड वाला जो पार्ट है वो हम एनालिसिस में यहाँ पर काम में नहीं लेने वाले हैं। अब हमारा जो कोई लाइट सोर्स है उस लाइट सोर्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और हर एक मॉलिक्यूल जो है वो लाइट को इमिट करता है। तो अब मैं लाइट के बारे में बात करूं तो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इस दिशा में लाइट को छोड़ रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो है उनसे निकलने वाली लाइट का ओरिएंटेशन ये है, कुछ मॉलिक्यूल हैं उनसे निकलने वाली लाइट का ओरिएंटेशन ये है, कुछ मॉलिक्यूल हैं उनसे निकलने वाली लाइट का ओरिएंटेशन ये है। मैं सिर्फ फ्रंट व्यू जो है उसी को शो कर रहा हूँ। अगर हम साइड से देखेंगे तो हर एक जो वेव है जो हमने यहाँ पर ये ऊपर नीचे शो किया है, हर एक वेव इस तरह से आगे बढ़ रही है। हर एक वेव जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ रही है और इन सभी वेव से मिलकर बनी हुई है हमारी पोलराइज्ड लाइट। जो पोलराइज्ड लाइट है उसमें ये सभी दिशाओं में कंपोनेंट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो हमारे जो भी कॉमन लाइट सोर्स है, चाहे वो एक बल्ब है या एक मोमबत्ती है या CFL लाइट है, ये सभी लाइट जो है इमिट जो होती हैं ये मिक्सचर है यहाँ पर, और ये सभी पोलराइज्ड लाइट को शो कर रही है। और हमने यहाँ पर सिर्फ
इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को शो किया है, मैग्नेटिक फील्ड वाला वाइब्रेशन हमने यहाँ पर शो नहीं किया है। अब अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मान लो किसी एक ऐसे पोलराइजर में से निकालते हैं, ये पोलराइजर जो है ये मान लो एक तरह से मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस पोलराइजर में इस तरह से मान लो एक छेद है, इस पोलराइजर के अंदर इस तरह एक छेद है। अब यहाँ पर हम जब इसमें लाइट डालेंगे तो क्या होगा, तो ये लाइट यहाँ पर आएगी। अब इस पोलराइजर में छेद है तो इसमें एग्जैक्टली वो वाला कंपोनेंट जिसकी दिशा इसी छेद के बिल्कुल पैरेलल है, वो वाला लाइट का कंपोनेंट क्या होगा, वो तो इसको क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन वो वाले कंपोनेंट जो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, वो कंपोनेंट क्या होगा, वो ये पोलराइजर यहीं पर रोक लेगा इसको, और फिर इसमें से क्रॉस होकर जो लाइट बाहर निकलेगी, अब उसमें ये मिक्सचर वाला कंपोनेंट नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक ही वेव जो है वो प्रेजेंट होगी मुख्यतया। तो इस लाइट को, ये जो अब यहाँ पर लाइट निकली है हमारी लेफ्ट साइड में, इसे कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पर हमने यही शो किया कि यहाँ पर ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, ये बीच में कोई पोलराइजर रखा हुआ है, ये कोई क्रिस्टल हो सकता है या फिर रिफ्रैक्शन से भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाई जा सकती है, लेकिन वो फिजिक्स का कंपोनेंट है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि हमने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको बना लिया है। द फिनोमिना ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट टू पार्टिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हमने लाइट का पोलराइजेशन कर लिया है और हमने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो हमने तैयार कर ली है। अब ये हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है ये अब हम काम में लेने वाले हैं। इसमें लाइट के जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल, वो सभी एक ही दिशा में ऑसिलेशन कर रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो हमने यहाँ पर शो करी है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ORD, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। इसके अंदर अपन बात करते हैं। तो ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। इसका मतलब हमारा जो सैंपल है वो क्या करने वाला है, हमारा सैंपल स्पेसिफिक रोटेशन को चेंज करने वाला है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के, और यहाँ पर एनालिसिस जो है वो वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में की जाएगी। तो इसे हम ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन कहेंगे। थ्योरी में यही बात लिखी हुई है जो हमने बायोकेमिस्ट्री वाले टाइम पर हमने पढ़ा भी था, जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी सॉल्यूशंस के बारे में हमने बात की थी। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था इसी के बारे में कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सर्कुलर पोलराइज्ड कंपोनेंट होते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड जो है वो इक्वल होता है लेकिन उनका रोटेशन अलग अलग होता है। जब किसी ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन में से इसको पास किया जाता है तो इसके दोनों कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन में से इसको पास किया जाता है तो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन जो है इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के जो दो कंपोनेंट है सर्कुलर, उन दोनों लेफ्ट सर्कुलर और राइट सर्कुलर जो कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को वो जो है डिफरेंशियली रिटार्डेड कर देता है। मतलब किसी एक कंपोनेंट को ज़्यादा रिटार्ड कर देता है और किसी दूसरे कंपोनेंट को रिटार्ड करना मतलब स्लो कर देता है, जिससे कि उनकी फेज जो है वो वेरिएशन आ जाता है और डायरेक्शन जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का वो चेंज हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है बेसिकली ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन। उसी को ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन कहा जाएगा। ऑप्टिकल रोटेशन कहा जाएगा इसको। प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ को डाइवर्ट कर देना, किसी एक थीटा एंगल पर उसको घुमा देना, यह ऑप्टिकल रोटेशन कहलाएगा। और ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय पोलरीमीटर, ये ध्यान रखना। और मेजरिंग ऑप्टिकल रोटेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, ऑप्टिकल रोटेशन को फंक्शन ऑफ वेवलेंथ जो है उसके साथ, यानी कि मैं वेवलेंथ जो है लाइट की उसको चेंज करता जा रहा हूँ और ऑप्टिकल रोटेशन को जो है मेजर करता जा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। और ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन जो है इसको स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर के द्वारा जो है रीड किया जाता है। ऑप्टिकल रोटेशन को पोलरीमीटर के द्वारा रीड किया जाता है, सिंपल।
लेकिन जो ORD है उसको स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर के द्वारा रीड किया जाता है। अब यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम एक बार डायग्रामेटिकली देख रहे हैं लाइट वाला, कि एक ये कोई लाइट है यहाँ पर, इंसिडेंट लाइट जो हमने डाली है हमारे सैंपल पर, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है इसके दो कंपोनेंट हैं, EL यानी कि लेफ्ट वाला कंपोनेंट और ER यानी कि राइट वाला कंपोनेंट। हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कंपोनेंट शो किया है, इसलिए हमने E सिंबल काम में लिया है। और ये Z जो है ये इसका ओरिएंटेशन है, क्योंकि ये वेक्टर होता है बेसिकली। वेक्टर हमने पढ़ा है सदिश फिजिक्स के अंदर, तो सदिश जो है उनका योग जो है वो उनके फाइनल ओरिएंटेशन को या फाइनल डायरेक्शन को शो करता है। तो EL एंड ER दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर का सम जो है वो E है और E का जो डायरेक्शन है वो है Z। तो जो ओरिएंटेशन है इसका वो इस तरह से अप एंड डाउन हो रहा है। अभी इंसिडेंट लाइट जो है उसका ओरिएंटेशन क्या है, ये। अब इसको मैंने किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपोनेंट जो है कॉम्प्लेक्स का जो सॉल्यूशन है उसमें से पास किया। पास करने के बाद जो इसमें रोटेशन हो गया और जो फाइनल जो वेक्टर आया है वो आया है ये वाला, यानी कि अब इसकी दिशा जो है उसमें चेंज हो गया है। पहले तो दिशा जो है वो ये वाली थी और अब जो है इसमें चेंज आ गया, तो ये थीटा एंगल जो है, थीटा एंगल पर इसको घुमा दिया गया है इस सॉल्यूशन के द्वारा। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये लीवो रोटेटरी कहलाएगा। ये सिंपल वही वाला डायग्राम वापस से हमने शो किया है। ये जो है ये लाइट है अनपोलराइज्ड, जिसको हमने किसी फिल्टर में से पास किया और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने तैयार की। ये दो सैंपल सॉल्यूशन है, एक ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी सैंपल सॉल्यूशन है और नीचे वाला लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन है। तो एक ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया और दूसरे ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। और ये लाइट तैयार कैसे की जाती है, वही वाला इमेज यहाँ पर शो किया है वापस से मैंने, कि ये लाइट सोर्स है, अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको हमने पोलराइजर में से पास किया तो ये पोलराइज्ड लाइट जो है ये तैयार हो गई। अब हमने इसको सैंपल में से पास किया तो सैंपल ने इसके प्लेन को थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट करवा दिया है और वह जो एंगल है वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, एनालाइज किया जा रहा है, ये ऑब्जर्वर को शो किया है यहाँ पर। तो ये स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर जो है इसके द्वारा ORD जो है उसको नोट किया जाता है। यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो नेट में हमारे इतने काम नहीं आने वाले, ये फिजिक्स का पार्ट है, हमें सिर्फ इसके बेसिक्स पता होने चाहिए जो हमने पढ़ लिए। फॉर्मूले फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या है। तो यहाँ पर अल्फा जो है ये तो ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है और अल्फा को मैं अगर स्पेसिफिक वेवलेंथ और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर नोट करता हूँ तो वो स्पेसिफिक रोटेशन कहलाएगा। तो स्पेसिफिक रोटेशन जो है उसका फॉर्मूला है अल्फा, अल्फा यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन अपॉन L मल्टीप्लाई C। L क्या है, पाथ लेंथ जो है हमारी, यहाँ पर जो ये पाथ लेंथ है बेसिकली लाइट की, तो ये पाथ लेंथ जो है इसको L कहा जाएगा। यहाँ पर जो सैंपल का सॉल्यूशन रखा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन को C कहा जाएगा। तो ये L और C जो है ये लेंथ और कंसंट्रेशन है, अल्फा जो है ये ऑप्टिकल रोटेशन को शो कर रहा है। फिर इसी से रिलेटेड फॉर ORD वी कॉमनली यूज मोलर रोटेशन। मोलर रोटेशन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, मोलर रोटेशन में यहाँ पर हमने m जो है वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, अल्फा m अपॉन 100 L डॉट C। तो अल्फा वही है ऑप्टिकल रोटेशन, L और C जो है वो पाथ लेंथ और कंसंट्रेशन है, m जो है वो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको यहाँ पर काउंट कर लिया गया है। तो ये बन जाएगा मोलर रोटेशन। लेकिन ये हमारे निकालने के लिए नेट में नहीं आने वाले। एक सिंपल सा कर्व है जो मैं बता देता हूँ, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले। शायद ये कर्व देखकर याद आ गया होगा कि हमने ग्लूकोज के रेफरेंस में ऐसा कर्व बनाया था। तो यहाँ पर जो है ORD के बहुत सारे कर्व बनते हैं फिजिक्स में, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लेन ORD कर्व जो है उनके बारे में। ORD कर्व जो है यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ORD कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन एंड वेवलेंथ।
चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ये रहा यहाँ पर चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, और वेवलेंथ, इनके बीच में ORD कर्व जो है वो प्लॉट किया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव ORD और नेगेटिव ORD। पॉजिटिव ORD जो है वो आता है क्लॉकवाइज रोटेशन, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं उनका जो ORD कर्व आता है वो पॉजिटिव ORD कर्व होता है, फॉर एग्जांपल A। इसी तरह से जो लीवो रोटेटरी होते हैं उनका ORD कर्व जो होता है वो नेगेटिव ORD कर्व आता है, जैसे कि कंपाउंड B। फिर हम बात करते हैं सर्कुलर डायक्रोइज्म। सर्कुलर डायक्रोइज्म क्या है? सर्कुलर डायक्रोइज्म इज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर ली थी, बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। तो जो सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट है उसके लेफ्ट और राइट जो कंपोनेंट है उसका डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब जो हमारा सैंपल मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल मॉलिक्यूल जो हैं वो सर्कुलर लाइट के जो दो कंपोनेंट हैं, राइट सर्कुलर और लेफ्ट सर्कुलर जो कंपोनेंट है उनका डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन करते हैं। और डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन करने के कारण क्या होगा भाई, एक नॉर्मली अगर मैं बात करूं सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट जो है उसमें मान लो ये दो कंपोनेंट हैं इस तरह से, ये वाला एक जो है ये राइट कंपोनेंट है मान लो, और दूसरा जो है ये लेफ्ट वाला कंपोनेंट है। तो ये दो कंपोनेंट है और यहां पर जो है ये लाइन ऑफ प्रोपागेशन मैं शो कर रहा हूं। तो अब ये यहां पर एम्पलीट्यूड जो है राइट सर्कुलर का और लेफ्ट सर्कुलर का एम्पलीट्यूड बराबर है यहां पर, लेकिन जब ये सैंपल मॉलिक्यूल में से पास होकर वापस बाहर निकलेंगी उस कंडीशन में सैंपल मॉलिक्यूल जो है वो या तो राइट वाले का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा या फिर लेफ्ट वाले का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। तो उस कंडीशन में अगर वो राइट वाले का मान लो ज़्यादा बराबर एब्जॉर्प्शन करे तब तो क्या होगा कि सर्कुलर वेव ही रहेगी। लेकिन अगर किसी एक कंपोनेंट का वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर ले और दूसरे का कम एब्जॉर्प्शन करे तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी हो जाएगा, और फिर क्योंकि ये वेक्टर है तो जो रिजल्टेंट कंपोनेंट बनेगा वो सर्कुलर होने की बजाय अब इलेप्टिकल हो जाएगा, यानी कि पाथ जो है उसका वो कैसा हो जाएगा, इलेप्टिकल। जबकि कंपोनेंट अगर दोनों बराबर थे तो अगर मैं इसको फ्रंट से देखता हूं तो इसका पाथ जो है वो मुझे सर्कुलर दिखाई देता है, लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट में वेरिएशन आ गया, अगर डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो पाथ जो है वो सर्कुलर ना होकर इलेप्टिकल हो जाएगा। और ये इलेप्टिसिटी जो है इसी को मेजर किया जाता है सर्कुलर डायक्रोइज्म के अंदर। तो यहां पर यही थ्योरी लिखी हुई है कि डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, optically active chiral molecules will preferentially absorb one direction of circularly polarized light. The difference in absorption of left and circularly polarized light can be measured and quantified. तो यही जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हमें मेजर करना है और उसी के आधार पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम जो लाइट ले रहे हैं वो यूवी लाइट है या इंफ्रारेड है या विजिबल लाइट है, उसके आधार पर सर्कुलर डायक्रोइज्म अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यूवी सर्कुलर डायक्रोइज्म जो है ये यूज किया जाता है मेनली प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को काम में लेने, स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। वाइब्रेशनल यानी कि इंफ्रारेड सर्कुलर डायक्रोइज्म जो है ये काम में लिया जाता है मेनली स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्ट्रक्चर को और प्रोटीन और डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। विजिबल यूवी विजिबल सर्कुलर डायक्रोइज्म जो है ये बेसिकली चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन जो होते हैं मेटलो प्रोटीन के अंदर, मेटल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चार्ज ट्रांसफर्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये तो हमारी समरी है सर्कुलर डायक्रोइज्म की। अब ये मैंने डायग्राम यहाँ पर शो किया है, सर्कुलर जो लाइट है उसका मैंने यहाँ पर डायग्राम शो किया। तो सर्कुलर लाइट में एक खास बात देखने को मिल रही होगी यहाँ पर कि सर्कुलर लाइट जो है इसके अंदर एम्पलीट्यूड जो है, ये जो एरो लगे हुए हैं ग्रीन वाले, ये सारे ग्रीन एरो बराबर है। जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब मैंने बात की थी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैंने ऐसे शो किया था। तो वहाँ पर जो एरो लगे हुए थे वो इस तरह से थे कि छोटे से फिर बड़ा हो रहा था, फिर बड़े से वापस छोटा हो रहा था,
फिर ये छोटे से वापस बड़ा हो रहा है, फिर वापस बड़े से छोटा हो रहा है। इस तरह से चल रही थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो वहां पर क्या था कि जो एम्पलीट्यूड है वो कम ज़्यादा इस तरह से हो रहा था, है ना, साइक्लिक फॉर्म में। जबकि सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एम्पलीट्यूड सेम है, सिर्फ लाइट जो है वो घूमते हुए आगे बढ़ रही है। एक ये मान लो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के चारों तरफ मैंने कोई कील बांध दी है, उस कील को मैं घुमाता जा रहा हूँ और आगे बढ़ती जा रही है वो साथ साथ। तो इस तरह से सर्कुलर जो लाइट है वो सर्कुलर लाइट जो है उसका डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो है वो इस तरह से यहाँ पर इस एरो के द्वारा शो किया हुआ है। अब यहाँ पर जो अभी हमने बात की थी बेसिक, सिर्फ उसी को थोड़ा सा फॉर्मूला जो है उसके फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन जो होगा, जो हमारा सॉल्यूट है, सैंपल सॉल्यूट ऑप्टिकली एक्टिव, वो लेफ्ट और राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लेफ्ट सर्कुलर और एब्जॉर्प्शन ऑफ राइट सर्कुलर, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाएगा डेल्टा ए, डिफरेंस इन एब्जॉर्प्टिविटी कहा जाएगा इसको। और ये जो डिफरेंस इन एब्जॉर्प्टिविटी है इसी को कहा जाता है सर्कुलर डाइक्रोइज्म। डिफरेंस इन एब्जॉर्प्टिविटी जो है सर्कुलर लाइट के लिए वो कहा जाता है सर्कुलर डाइक्रोइज्म। अब इसी सर्कुलर डाइक्रोइज्म को अगर मैं बियर लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँ तो, क्योंकि एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर जो ये सर्कुलर डाइक्रोइज्म है या एब्जॉर्प्टिविटी डिफरेंस जो है ये प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के। और यहाँ पर जब मैं एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगवाऊंगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पर क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है, और ये हमने यहाँ पर इसको मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट हमने यहाँ इसको कहा है। तो लेफ्ट और राइट दोनों जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो कंपोनेंट हैं सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट के, उनके लिए हमने यहाँ पर लिखा है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो एप्सिलॉन एल, या फिर मैं कह सकता हूँ लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड, और आर का मतलब है राइट सर्कुलर पोलराइज्ड। तो LCP लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड एंड RCP राइट सर्कुलर पोलराइज्ड जो लाइट है उनके लिए मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का डिफरेंस जो है उसको मैं एप्सिलॉन एल माइनस एप्सिलॉन आर कहता हूँ। ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा ए इक्वल्स टू डेल्टा एप्सिलॉन डॉट सी एल, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और ये जो डेल्टा एप्सिलॉन एल है इसको कहा जाएगा मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म। जो डेल्टा ए था उसको हमने सर्कुलर डाइक्रोइज्म कहा था, और जो डेल्टा एप्सिलॉन है उसे कहा जाता है मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म। द मोलर सर्कुलर डाइक्रोइज्म इज नॉट ओनली वेवलेंथ डिपेंडेंट बट ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स कन्फॉर्मेशन, यानी कि ना सिर्फ ये वेवलेंथ बल्कि एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल की कन्फॉर्मेशन अगर चेंज हो जाती है तो भी ये चेंज हो जाएगा, विच मेक इट अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर भी कन्फॉर्मेशन जो है सैंपल जो मॉलिक्यूल है उसके जो एटम्स हैं उनमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, तो उससे भी इस मोलर एब्जॉर्प्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज करने पर भी ये चेंज होगा। इसका मतलब टेम्परेचर में चेंज करने पर प्रोटीन के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मैं सर्कुलर डाइक्रोइज्म से स्टडी कर सकता हूं, या टेम्परेचर में चेंज करने पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो चेंजेस हो रहे हैं कन्फॉर्मेशन में, डबल स्टैंडर्ड से वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है या कंप्लीटली डीनेचर हो गया, तो टेम्परेचर के साथ साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ साथ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है उसमें भी चेंज होगा। तो सर्कुलर डाइक्रोइज्म उन चेंजेस को जो है मेजर कर सकता है। केमिकल एनवायरनमेंट जो है उसमें चेंज होने पर भी एब्जॉर्प्टिविटी में चेंज आता है। हमने पढ़ा था कि ट्रिप्टोफैन जो है वो फ्री फॉर्म में अलग एब्जॉर्प्शन शो करता है लाइट का, और जब वो प्रोटीन के अंदर होता है तो उस ट्रिप्टोफैन के चारों तरफ जो डिफरेंट अमाइनो एसिड रेजिड्यूज की साइड चेन प्रेजेंट है वो उसके लाइट एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है।
तो ये सभी चीज़ों से ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट जो है जो ये अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इनके आधार पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं प्रोटीन में, डीएनए में, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर, उनको स्टडी किया जा सकता है इसके द्वारा। तो एनी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रिजल्ट इन चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, कोई भी जो चेंज हो रहा है जो कि इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड में चेंज करेगा। एब्जॉर्प्शन चेंजेस changes the intensity of light and intensity of the square of amplitude। तो एब्जॉर्प्शन में चेंजेस होगा, इंटेंसिटी जो है उसमें चेंज होने से, उन सभी को ये मेजर कर लेता है। द कायरल मॉलिक्यूल इन द कायरल मीडियम द मोलर एब्जॉर्प्टिविटीज ऑफ एलसीपी एंड आरसीपी लाइट आर डिफरेंट, सो दे विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम इन डिफरेंट अमाउंट, और इसीलिए वो इलेप्टिकल फॉर्म में ले आएंगे सर्कुलर लाइट को। द डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स इन एलसीपी एंड आरसीपी हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड, which means the superimposed light is no longer linearly polarized, the resulting wave is elliptically polarized। elliptical form में आ जाएगी अब वो। और ये जो इलिप्टिसिटी है, इलिप्टिसिटी is proportional to the difference in the absorbance of two component। एब्जॉर्बेंस के जो दो कंपोनेंट हैं उनमें डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगी इलिप्टिसिटी, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा इलिप्टिकल फॉर्म। एल यानी कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लेफ्ट, और ए आर मतलब एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। दस द सर्कुलर डायक्रोइज्म इज इक्विवेलेंट टू इलिप्टिसिटी। द रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर डायक्रोइज्म एंड इलिप्टिसिटी, इलिप्टिसिटी को यहाँ पर थीटा से शो किया है, इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा इसको जो पता किया जाता है, थीटा इक्वल्स टू 2.303 AL माइनस AR मतलब डेल्टा ए। तो वो डेल्टा ए वाला फॉर्मूला जो है वो भी यहाँ पर इसको हटाकर डेल्टा ए की वैल्यू यहाँ पर रखी जा सकती है पीछे वाले फॉर्मूला से। जो डेल्टा एफ साइलन डॉट सी एल था, अगर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो डेल्टा एफ साइलन डॉट सी एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकता हूँ मैं। और 180/4 पाई, अब इसको यहाँ पर पाई जो है इसको हटाया और हटा के इसकी जगह इसकी वैल्यू रखी, तो जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है, इसको सॉल्व कर लिया 180, 2.303 और पाई की वैल्यू और 4, इन सबको सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो फाइनल जो बचा वो क्या बचा, 33 डेल्टा ए। तो 33 डेल्टा ए और यूनिट क्या है इसकी, डिग्री, तो 33 डेल्टा ए डिग्री में ये हमें इलिप्टिसिटी जो है वो मिल जाती है, और इस इलिप्टिसिटी के आधार पर एनालिसिस किया जा सकता है सैंपल का। ये एक बेसिक डायग्राम यहाँ पर मैंने शो किया है वापस से सर्कुलर डायक्रोइज्म के लिए, कि यहाँ पर ये जो है अनपोलराइज्ड लाइट है, हमने कोई यहाँ पर पोलराइजर काम में लिया, ये हमने लीनियर पोलराइज्ड लाइट बना ली, और लीनियर पोलराइज्ड लाइट जो है उसको फोटो इलेक्ट्रिक मॉड्यूलेशन उसका किया, और यहाँ पर ये राइट और लेफ्ट सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट जो है ये मिलकर अब यहाँ से बाहर निकल रही है, अलग अलग शो किया हुआ लेकिन चलती है साथ में ही है एक साथ, और ये सैंपल में होकर निकली। तो सैंपल को जब प्रयास करके बाहर निकलती है तो या तो राइट या लेफ्ट किसी एक कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड में चेंज कर दिया गया। यहाँ पर जैसे ये लेफ्ट वाला कंपोनेंट है उसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर दिया गया, तो ये जो डिफरेंस आएगा एम्पलीट्यूड में, इसी को डिटेक्टर जो है वो नोट कर लेता है और इसके आधार पर इलिप्टिसिटी को काउंट कर लिया जाता है। अब मेन चीज़, ये जितना भी अभी तक पढ़ा है ये कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि मेन जो फोकस है हमारा वो है एक तो बेसिक्स हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने पूरा पढ़ा है ताकि हमें बेसिक्स पता हो कि CRD और OD जो है वो CD और ORD क्या है। लेकिन हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं एप्लीकेशन पर, कि क्या क्या इनके यूज़ हैं। तो इनके यूज़ क्या हैं हमारे बायोलॉजी के अंदर, तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ CD स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटीन एंड DNA। प्रोटीन और DNA की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है प्रोटीन में वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसके अलावा हम बात करें तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन के अंदर उनको भी एनालाइज किया जा सकता है यूजिंग फार यूवी। फार यूवी मतलब 190 से 250 नैनोमीटर वाली जो यूवी है उसको काम में लेते हुए प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एनालाइज किया जा सकता है। और अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, बीटा टर्न, रैंडम कॉइल जो कन्फॉर्मेशन है उनके
जो है अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक CD स्पेक्ट्रा बनते हैं। तो वो जो ग्राफ जो हमें मिलेगा, उस ग्राफ की शेप को देख के हम पता लगा लेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कितना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ग्राफ अभी मैं शो करूंगा नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। These unique spectra form the basis of protein secondary structure. It should be noted that CD only the relative fraction of residues in each conformation can be determined. कि अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट, रैंडम कॉइल जो है प्रोटीन के अंदर वो कितने कितने % है ये हम पता कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो कहाँ पर है प्रोटीन के अंदर वो हमें यहाँ पर पता नहीं चलेगा। स्पेसिफिकली वेयर ईच स्ट्रक्चर फीचर लाइज इन द मॉलिक्यूल, ये चीज यहां पर डिटरमाइन नहीं की जा सकती है कि वो है कहां पर प्रोटीन के अंदर। इन रिपोर्टिंग CD डाटा फॉर लार्ज बायोमोलिक्यूल इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द डाटा इनटू नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। ये थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता चल गया यहाँ पर कि हम यहाँ पर अल्फा बीटा जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है डिफरेंट टाइप की, वो कितने उनका कितना प्रपोर्शन है प्रोटीन के अंदर ये हम पता कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोटीन के अंदर कहां पर उनका पोजीशन है वो हम पता नहीं कर सकते यहां पर। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है जिसमें यहां पर शो किया हुआ है कि अल्फा हेलिक्स जो है उनके लिए ये रेड कलर वाला जो ग्राफ है इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, अल्फा हेलिक्स कंपोजिशन जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। इसी तरह से बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उनके लिए देखने को मिलता है ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है बीटा शीट स्ट्रक्चर के लिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखना। कंपोजिशन कितना है, प्रपोर्शन कितना है, उसके आधार पर ये ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल शेप जो है वो यही रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लो अल्फा हेलिक्स का ऐसा भी ग्राफ आ सकता है, ये लाइन है और इससे नीचे भी जा सकता है, हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए, लेकिन जो ओवरऑल जो शेप है वो इस तरह का रहेगा अल्फा हेलिक्स का। बीटा शीट है तो उसका जो शेप है वो इस तरह से रहेगा ओवरऑल, और रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर है तो उसका शेप ओवरऑल इस तरह से रहेगा। तो वो शेप जो है रैंडम कॉइल, बीटा शीट, अल्फा हेलिक्स, इस तरह का शेप जो है वो देखने को मिलेगा। इनके प्रपोर्शन में चेंज होने पर शेप जो है वो ऊपर नीचे होगा। The real value in CD comes from the ability to show conformational change in molecule. It can be used to determine how similar a wild type protein is to mutant or show the extent of denaturation. यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा वैसे वैसे केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और वैसे वैसे ये जो ग्राफ हैं इनके अंदर भी चेंज होगा। तो टेम्परेचर के साथ साथ इन ग्राफ में वेरिएशन होगा, और उस वेरिएशन के आधार पर मैं ये बता सकता हूँ कि टेम्परेचर के साथ साथ जो प्रपोर्शन है वो कितना चेंज हो रहा है। मान लो मैं प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ सॉल्यूशन का, प्रोटीन सॉल्यूशन का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है कर्व उसमें चेंज आता जाएगा, और धीरे धीरे प्रोटीन जो है उसमें वो डीनेचर होती जाएगी, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो चेंज हो जाएगा पहले की तुलना में। और फिर जब मैं वापस से धीरे धीरे टेम्परेचर को डाउन करूंगा, तो अगर प्रोटीन वापस अपनी 3 डिग्री या टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो वापस से बना लेती है, तो उस कंडीशन में वापस से धीरे धीरे ग्राफ की शेप चेंज होना शुरू होगी। और अगर वो एग्जैक्ट वापस पहले ही वाली टर्सरी स्ट्रक्चर में आ जाती है प्रोटीन, तो ग्राफ वापस बिल्कुल वैसे ही पहले के जैसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ साथ होने वाले जो चेंजेस हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स, रैंडम कॉइल, जो इनके जो परसेंटेज वैल्यू है टेम्परेचर के साथ साथ इनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनको स्टडी किया जा सकता है सर्कुलर डाइक्रोइज्म के द्वारा। डीएनए है वो कितने % डीनेचर हुआ, कितने % जो है डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, टेम्परेचर के साथ साथ इसको भी स्टडी किया जा सकता है सर्कुलर डाइक्रोइज्म के द्वारा। फिर हम बात करें यहाँ पर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग नियर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी हमने बात की थी फार यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, यानी कि जो 250 से नैनोमीटर से कम वेवलेंथ वाली जो यूवी लाइट थी उसके बारे में हमने बात की थी, क्योंकि उससे कम वेवलेंथ की जो यूवी लाइट है वो एब्जॉर्ब की जाती है, बेसिकली जो पेप्टाइड बॉन्ड थे उनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। ये अभी हमने यहाँ पर देखा था 190 से 250 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ की फार यूवी है, ये पेप्टाइड बॉन्ड या जो डीएनए है उनके जो बॉन्ड्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अब हम बात करें 250 से 300 नैनोमीटर की जो यूवी है लाइट जो है नियर
यूवी जो है ये एब्जॉर्ब की जाती है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं, हमने पढ़ा भी था इनके बारे में कि जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं वो इस नियर यूवी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन ये एब्जॉर्ब करते हैं नियर यूवी को, ये हमने पढ़ा था। तो इनके आधार पर जो है टर्स जो प्रोटीन है उस प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस किया जा सकता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का भी हमने पढ़ा था, 255 से 260 नैनोमीटर के आसपास की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है। और ट्रिप्टोफेन जो है वो 280 से 290 नैनोमीटर के आसपास एब्जॉर्ब करता है, उससे कम एब्जॉर्ब करता है टायरोसिन, उससे कम वेवलेंथ वाली एब्जॉर्ब करता है फिनाइल एलानिन। ये हमने बायोकेमिस्ट्री वाले टाइम पर पढ़ा था। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जो मेटल कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं उनको भी स्टडी किया जा सकता है विजिबल सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। यानी कि विजिबल वेवलेंथ वाली जो लाइट है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली जो लाइट है, विजिबल वेवलेंथ वाली लाइट, उसको काम में लेते हुए अगर मैं सर्कुलर डाइक्रोइज्म जो है सीडी स्पेक्ट्रा बनाता हूँ तो वो मेटल कंटेनिंग प्रोटीन जो है उनको स्टडी करने के लिए काम में लिया जा सकता है। अलग अलग जो फार यूवीसीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काम आ रही थी। नियर यूवी सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काम आ रही थी। और विजिबल सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी ये मेटल कंटेनिंग प्रोटीन्स की स्टडी में काम आ रही है। इनके यूज हमें ध्यान रखना है, मेन चीज यही है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर विजिबल सीडी लाइट एक्साइट्स द मेटल में ये कोई स्पेसिफिक बॉन्ड है डी डी ट्रांजिशन, इनके बारे में हमें नहीं जाना, ये फिजिक्स का पार्ट है। तो ये मेटल में जो ट्रांजिशन हो रहे हैं सीडी लाइट को डालने पर उसके आधार पर एनालिसिस की जाती है। यहाँ पर फ्री आयन इन सॉल्यूशन विल नॉट एब्जॉर्ब सीडी लाइट, जो सर्कुलर डाइक्रोइज्म लाइट है उसको फ्री आयन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन वही आयन जब प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है तो वो सीडी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो पीएच के वेरी होने पर वेरी करता है, यानी कि पीएच पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मेटल की बाइंडिंग जो है वो पीएच पर डिपेंडेंट है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो पीएच को वेरी करने पर मेटल आयन कितने बाउंड हुए, पीएच को कम करने पर कितने बाउंड हुए या कितने बाहर निकल गए प्रोटीन से, पीएच को बढ़ाने पर कितने बाउंड हुए या कितने बाहर निकल गए, उसके आधार पर एनालिसिस किया जाता है यहाँ पर। फिर है वाइब्रेशन से रिलेटेड, वाइब्रेशन जहां पर भी शब्द आए समझ जाना इंफ्रारेड वेव्स के बारे में बात हो रही है। इंफ्रारेड सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसमें इंफ्रारेड लाइट जो है उसको काम में लिया जाता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये क्या काम आती है, इट यूज टू डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड्स, 3D स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड्स की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में। शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड जो है उनकी स्ट्रक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और शॉर्ट पेप्टाइड्स, इनकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने में काम में आती है वाइब्रेशनल सर्कुलर डाइक्रोइज्म, ठीक है। वाइब्रेशनल सर्कुलर डाइक्रोइज्म हैज बीन यूज्ड टू शो द शेप एंड नंबर ऑफ हेलिक्सेस इन A, B एंड Z DNA। A, B एंड Z DNA में की शेप और उसमें कितने हेलिक्स प्रेजेंट है, हेलिकल टर्न कितने प्रेजेंट है, उसको स्टडी करने के लिए काम में लिया जा सकता है। मतलब ये लिंकिंग नंबर के बारे में जानकारी दे सकती है। VCD इज स्टिल रिलेटिवली न्यू टेक्निक, ये हमारे काम का नहीं है। रिजॉल्विंग द स्पेक्ट्रा रिक्वायर्स एक्सटेंसिव कैलकुलेशन, हमें तो मेन बस जो फंक्शन है वो हमें पता रखना है कि यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर को स्टडी करने में काम में लिया जा सकता है। तो ये हमने सर्कुलर डाइक्रोइज्म और ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन जो है उसके कुछ बेसिक्स हैं जिनके बारे में हमने बात की है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेक्निक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहना, डाउट हो पूछते रहना, मैं बार बार कहता रहूँगा ये, ठीक है। कोई भी डाउट हो, छोटा सा ही क्यों ना हो, शर्म करने की जरूरत नहीं है, पूछते रहो आराम से, पूछने से ही सॉल्यूशन होगा। तुम में से ही बहुत से बच्चे हैं तुम्हारे साथ वाले जो मुझसे डेली कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं, और जो डिस्कस करते हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जो प्रॉब्लम बताएगा ही नहीं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, समय बहुत मिला हुआ है तुम्हें, रिवीजन पर फोकस करो, कोशिश करना है कम से कम 10 बार रिवीजन करना ही करना है सिलेबस का, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं फिर बाद में।